Hi guys, welcome back to Rapid Revision series. Myself, CA Vikul Gupta. In this video, we are covering rapid revision of SA 300 series, SA 400 series, SA 600 series. तीनों का रिवीजन कंप्लीट करेंगे और ये रैपिड रिवीजन होगा। जब हम बात करते हैं ऐसे 300 सीरीज की, तो उसके अंदर काफी अननेसेसरी कंटेंट है सीए फाइनल लेवल पे, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, तो हम उसको स्किप करेंगे और ओनली रिलेवेंट कंटेंट को रेफर करेंगे। जब हम बात करते हैं ऐसे 300 की प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमारा इंटर का टॉपिक होता है। फाइनल लेवल पे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ऑडिट प्लान क्या होता है। इट इज ए कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस होता है। कंटेंट क्या क्या आएगा इसके अंदर, ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है और इनके रिलेशनशिप क्या होता है। ऑडिट प्लान होता है वो बाद में बनता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है, बट जो ऑडिट प्लान होगा वो मोर डिटेल्ड होगा देन ऑडिट स्ट्रेटेजी, और दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर ऑडिट प्रोग्राम की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है कंसिडरेशन ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई नया असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हो जिसका आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में आपको स्टार्ट करने से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले इन सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कौन कौन सी? आपको प्रीवियस ऑडिटर से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर ये सेम टू सेम हमारा प्रोफेशनल एथिक्स में एक क्लोज भी था, जहां पे हमें प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ता था जब भी आप एज ए ऑडिटर पोजीशन एक्सेप्ट करते हो। तो वो कौन सा क्लोज था, वो आप कमेंट में बताओ। फिर आता है आपको ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप नया असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो। प्रीवियस ईयर में किसी और ऑडिटर ने असाइनमेंट करा होगा या असाइनमेंट किया ही नहीं होगा, ऑडिट हुआ ही नहीं होगा, तो वहां पे ऐसे 510 लग जाता है, तो आपको 510 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई इशू रेज हुए तो आप डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ, और आपको अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर अदर प्रोसीजर क्या? जब भी आप कोई नया असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपके एसक्यूसी 1 में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट लग जाता था। वहां पे आप चेक करते थे इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, फर्म के जो एम्प्लॉय है उसके कॉम्पिटेंस चेक करते थे, सफिशिएंट रिसोर्स है या नहीं है, एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस चेक करते थे। तो वही बोलता है अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। आपको ये सारी चीजें कंसीडर करना पड़ेगा ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, ये आपको ध्यान रखना है। ये ही हमारा पूरा ऐसे 300 था। जब हम आते हैं ऐसे 315 पे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जब भी हम बात करते हैं ऐसे 315 की, इट मींस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर हम तो ऑलरेडी हर एसए के अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देख रहे थे, वो पर्टिकुलर उस एसए का था। जब हम एसए 240 देख रहे थे, वो 240 के अंदर आपको क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी रिस्क ऑफ फ्रॉड के रिलेटेड, वो उससे रिलेटेड था। बट जब हम 315 की बात करते हैं, ये पूरा ओवरऑल लेवल पे बात करता है। जब भी आप अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो एंटिटी के, उसके एनवायरमेंट की, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, तो आपको 315 को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अंदर बोलता है जब भी आप अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की, तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी और एक्सटर्नल फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। नेचर ऑफ एंटिटी कैसी है, उसका ऑपरेशन कैसे, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी है, ओनरशिप कैसी है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी करी है, उसके रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बिजनेस के रिस्क क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, वो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिव्यू की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो आप इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे जब आपको माना जाएगा आपने अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की और उसकी एनवायरमेंट्स की, और साथ साथ इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल था, तो आपको इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। वो सारे पॉइंट कहते हैं ऐसे 315 के अंदर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सिग्निफिकेंट रिस्क। आप कब कहोगे कि यार ये जो रिस्क मुझे मिला है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, वो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जिस इट मींस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन होगी तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। अगर वहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व होगा तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। अगर वहां पे रिलेटेड पार्टी के साथ कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है रिस्क, तो वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। और कोई रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट हुई है तो वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। आपको ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे जब भी आपको रिस्क को कंसीडर करना है कि यार ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। सेम हमने रिस्क ऑफ फ्रॉड में ऐसे 240 के अंदर एक और पॉइंट देखा था इससे रिलेटेड, जब हम प्री अज्यूम करके चलते हैं। प्री अज्यूम क्या करके चलते हैं भाई, देयर इज ए रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वहां पे अगर हमको कोई असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट मिलता था, हम वहां क्या कंसीडर करके चलते थे, इट इज ऑलरेडी कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट रिस्क, तो वहां पे हम उसको सिग्निफिकेंट रिस्क कंसीडर करके चलते थे। ये मैंने वहां पे आपको रेफरेंस भी दिया था 315 का। इसमें एक पॉइंट क्या बोलता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता। लाइक हमारा जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दो आते हैं, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आता है, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर आता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के भी फर्दर पार्ट आते हैं। तो इसमें बोलता है किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड
सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उस केस में आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही बोला है, एंटिटी कंट्रोल ओवर सच रिस्क आर रिलेवेंट टू सच ऑडिट, ये आपको कंसीडर करना है 315 में। अब आते हैं हम 320 को छोड़ के 330 पे, 320 उसके बाद करते हैं। ऑडिटर रेस्पॉन्स टू द असेस रिस्क, इट मींस ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब आपको पता लगा देयर इज असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन सर्टेन एरियाज, तो आप क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। उससे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट कितनी है, अगर वो रिलेवेंट कंट्रोल से रिलेटेड है तो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं कर रहे, उसके रिगार्डिंग आपको देख करना है, और उसके रिगार्डिंग आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन करना है। तो आपको जब भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करोगे, डिजाइन करोगे, तो आपको ये चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है। अब आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पार्ट होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो आप कब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे, एक तो मैंने आपको बताया ओनली सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उस केस में आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर ऑडिटर के असेसमेंट में लगता है, ऑडिटर को एक्सपेक्टेड है कि यार कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो उस केस में आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा और रीटेस्ट करेंगे कि हम एवरी टाइम नहीं, हम एवरी टाइम रीटेस्ट नहीं करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल को। अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल एनवायरनमेंट, आईटी कंट्रोल, तो ही हम उसको रीटेस्ट करते हैं। अब आता है इससे रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो हमारा बेसिक है, जो आप इसको रीड करोगे तो भी चल जाएगा, बट जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हमारे एमसीक्यूज। इसको आपको काफी अच्छे से रीड करना है, यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आने के चांसेस बहुत कम है, तो आपको ऐसे 300 सीरीज को कंप्लीट करना है। अब आते हैं हम ऐसे 320 पे, वो बचा हुआ है। जब हम बात करते हैं ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट, जो कि हमारे May 25 के लिए काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपीज में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी, तो वो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है ऐसे 320 से, इसको अच्छे से करके जाना। अब आता है सर मटेरियलिटी क्या होती है, मटेरियलिटी जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, इंपैक्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं मटेरियलिटी आइटम्स। और सर ये मटेरियलिटी आइटम्स तो ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करेगा, तो ऑडिटर को क्या करना है, जो भाई उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी फिगर देखेगा, यार 10 करोड़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसने क्या करा, 5 लाख का एक मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया कि 5 लाख से नीचे जो भी स्टेटमेंट होगी ना, वो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, तो मैं भी उसको करेक्ट नहीं करूंगा, उसको पर इतना ध्यान नहीं दूंगा, जो 5 लाख से ऊपर की जो अमाउंट होगी मैं उसी पे ध्यान दूंगा। तो ये हमारा हो जाता है मटेरियलिटी लेवल। तो सर ये ठीक है, मटेरियलिटी लेवल ये कहां यूज होगा, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट में यूज करते हैं, और इवेल्युएशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, जब आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो आप क्या करते हो, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करते हो, वो सारी चीजें हम ऐसे 450 के अंदर देखेंगे, और फिर वहां पे रीअसेस करते थे मटेरियलिटी लेवल, वो सारा हम 450 के अंदर देखेंगे। बट सर ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, अब आपने मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करा 5 लाख, आपको पता है 5 लाख से ऊपर की जो मिसस्टेटमेंट होगी वो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है, एक आपको 2 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली, 3 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली, 4 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली, ये 5 लाख से नीचे है, तो आप सोचोगे यार ये तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बट क्यूमुलेटिव देखें तो यूजर्स के डिसीजन तो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ना। तो इसलिए ऑडिटर क्या करता है, एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करता है विच इज लोअर देन द मटेरियलिटी लेवल, जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव भी करोगे सारी मिसस्टेटमेंट को, तो वो भी मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड नहीं करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर देता है, जिससे यूजर्स के डिसीजन इन्फ्लुएंस ना हो। इसलिए ऑडिटर क्या करता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी डिसाइड करता है। ये क्या है, अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द मटेरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole to reduce the low level of probability that the aggregate of uncorrected or undetected misstatement exceed materiality for the financial statement as a whole। अब आपको इसकी मीनिंग समझ में आई होगी, ये एक materiality लेवल होता है, एक परफॉर्मेंस materiality होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, डिटरमाइन मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हाइल प्लानिंग ऑफ ऑडिट। आप कैसे डिटरमाइन करोगे, आप तो एक तो पूरे लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज ए होल कंसीडर करके वहां पे डिटरमाइन करोगे मटेरियलिटी, वो भी कब, इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में आपको आइडेंटिफाई करोगे। फिर आप क्या करोगे, एक बेंचमार्क सेट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख सेट करा है ना, 5 लाख किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, आपको रिवेन्यू का, आपको एसेट्स का, वो सारे बेंचमार्क आप सेट करोगे। इसके बाद आप डिटरमाइन करोगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को, मैंने आपको बताया क्यों डिटरमाइन करते हैं हम। और इसके बाद अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर में आपको मटेरियलिटी लेवल कम रखना है, तो उस केस में आप कम रख सकते हो, ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की मटेरियलिटी लेवल। जैसे आपको लगता है यार ओवरऑल 5 लाख ठीक है, बट जो मेरी इन्वेंट्री है उसके अंदर मुझे 1 लाख रखना है मटेरियलिटी लेवल, तो वहां पे आपको कंसीडर करके 1 लाख भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है यूज ऑफ बेंचमार्क, जो हमने ऊपर देखा ना यार, बेंचमार्क सेट करना है, यही बेंचमार्क की बात कर रहा है कि आपको किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बेंचमार्क को आपको लेना है, वो सारी बात करेगा। इट इज अ परसेंटेज ऑफ ऑफ्टन अप्लाइड टू चूज द बेंचमार्क एज ए स्टार्टिंग पॉइंट
इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। इसके अंदर फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे बेंचमार्क? तो नेचर ऑफ एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, अब अगर आपकी स्टार्टअप एंटिटी है तो वहां पे आप रिवेन्यू के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि वो काफी वोलेटाइल होता है, इसलिए बोलता है रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। अगर ज्यादा वोलेटिलिटी है तो उसके ऊपर आप बेंचमार्क सेट नहीं करोगे, आप किसी और के ऊपर सेट करोगे। एंटिटी के ओनरशिप स्ट्रक्चर को देख के आप सेट करोगे। उसके बाद एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी फैक्टर कंसीडर करोगे जब भी आप बेंचमार्क लोगे। और वेदर देयर आर आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ द एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि यूजर्स के अटेंशन किस पे होता है, ज्यादा बैलेंस शीट पे होता है, तो बैलेंस शीट में भी टोटल एसेट्स पे होता है, तो आप टोटल एसेट्स को कंसीडर कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करना पड़ेगा जब भी आप बेंचमार्क को सेट करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर कब रिवाइज करेगा मटेरियलिटी लेवल? एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल और स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जब उसको कोई ऐसा इवेंट मिल जाए जिससे उसको पता लगा कि यार मैंने पहले 5 लाख डिटरमाइन करी थी मटेरियलिटी लेवल, अगर ये इवेंट मुझे पहले पता होता तो मैं उसके जगह 3 लाख डिटरमाइन करता, 5 लाख डिटरमाइन नहीं करता। तो इस केस में आपको रिवाइज करनी पड़ जाती है मटेरियलिटी लेवल एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल और स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड cause the auditor to determine the different amount initially, तो वहां पे आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। इसके अलावा इफ ऑडिटर ने कंक्लूड करा लोअर मटेरियलिटी, ऑडिटर ने कंक्लूड करी कि 5 लाख नहीं मैं तो 4 लाख लेना चाहता हूं मटेरियलिटी लेवल, बाद में आपको पता लगा, फिर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। आपकी मटेरियलिटी लेवल तो हो गई 4 लाख, 5 लाख से 4 लाख करना चाह रहे हो, आपको लोअर मटेरियलिटी लेवल चाहिए, तो आप देखोगे कि यार मुझे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी नहीं रिड्यूस करना पड़ेगा या उतना ठीक है, आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। साथ साथ आपको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी रिवाइज करना है नहीं करना, वो भी आप कंसीडर करोगे। ये रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी के पॉइंट थे, ऐसे 320 का पूरा ये पॉइंट था। अब इसके बाद जब हम आते हैं ऐसे 400 सीरीज में, तो हम पहले आएंगे 450 का, क्योंकि 320 और 450 दोनों आपस में लिंक है। जब हम बात करते हैं 450 का, इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्टली अपना ओपिनियन को मॉडिफाई कर दो क्योंकि आपको मिसस्टेटमेंट मिली है। आपका एक पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपको मिसस्टेटमेंट मिली विच इज क्लियरली ट्रिवियल लेवल, मतलब छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट है, तो आप उसको एक्यूमुलेट भी नहीं करोगे, ना ही कम्युनिकेट करोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि उससे कभी भी एक्यूमुलेट भी कर लोगे तो भी वो यूजर्स के डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, तो आप उसको कम्युनिकेट भी नहीं करोगे। अगर नोट क्लियरली ट्रिवियल लेवल पे, अगर आपको पता लगा यार ये मेजर मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, अगर उसको एक्यूमुलेट करेंगे तो भी मेजर मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो आप उसको एक्यूमुलेट करोगे। और कम्युनिकेट किससे करोगे भैया? मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे, मैनेजमेंट इसको ठीक कर। सर अगर मैनेजमेंट ठीक ना करे तो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से, टीसीडब्ल्यूजी इसको ठीक कराओ। अगर टीसीडब्ल्यूजी भी ठीक ना करके दे तो उस केस में आप क्या बोलोगे? उसको अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। आप फिर इवेल्युएट करोगे, यार आपको अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मिल गई, अगर वो मटेरियल है तो आपका ओपिनियन मॉडिफाइड हो जाएगा। तो हम जब भी एस 705 में लैंग्वेज देखते थे तो वहां पे आता था अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, खाली मिसस्टेटमेंट नहीं आता था। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको मिसस्टेटमेंट मिलेगी, आप कम्युनिकेट करोगे। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करते, ना ही टीसीडब्ल्यूजी रेक्टिफाई करती है, ना ही मैनेजमेंट रेक्टिफाई करती है, तो वो बन जाता है अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। फिर आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका क्या इफेक्ट आ सकता है। अगर वो मटीरियल है, अभी आपको पता नहीं मटीरियल है नहीं है, अगर वो मटीरियल है तो आपका ओपिनियन मॉडिफाइड हो जाएगा, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर आएगा टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट, जो हमारे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, जजमेंटल मिसस्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सर ये फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? जो आपको दिख रहा है ये तो मिसस्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे 5 लाख की मिसस्टेटमेंट दिख गई जहां पे आपको कोई डाउट ही नहीं है, आपको पता है मिसस्टेटमेंट है। बट सर फिर ये जजमेंटल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? आपको पता लगा कि यार जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने यूज करें, जो एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने यूज करें, वो यार रीजनेबल नहीं है, बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना कि ये सच में मिसस्टेटमेंट है, आपको लगता है ये रीजनेबल नहीं है, तो उस केस में क्या जजमेंटल मिसस्टेटमेंट हो गई। तो सर ये प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या है? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मींस आपने कुछ सैंपलिंग ली, उसमें आपको मिसस्टेटमेंट मिला, तो आप क्या करते थे? पूरे पॉपुलेशन लेवल पे आप प्रोजेक्ट करते थे उस मिसस्टेटमेंट को, तो उसी को बोलते थे हम प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ये एमसीक्यू में आने के चांसेस है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। फिर आता है एक्यूमुलेशन एंड कंसीडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब भी क्लियरली ट्रिवियल लेवल नहीं होते तो हम एक्यूमुलेट करते हैं मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन क्लियरली ट्रिवियल लेवल। अगर आपको लगता है कि यार ये क्लियरली ट्रिवियल लेवल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनसर्टेनिटी आपको, तो आप उसको हमेशा नोट क्लियरली ट्रिवियल लेवल को कंसीडर करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। सर हम क्लियरली ट्रिवियल लेवल को हम क्यों कंसीडर नहीं करते? बिकॉज ऑडिटर एक्सपेक्ट दैट द एक्यूमुलेशन ऑफ सच मिसस्टेटमेंट आपको वुड नॉट इफेक्ट द मटेरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मटेरियलिटी लेवल तक फिर भी एक्सीड नहीं करेगी, तो आप उसको छोड़ देते हो, इसलिए आप उसको कम्युनिकेट नहीं करते।
अब आता है when auditor determine whether the overall audit strategy और audit plan need to be revised। कब ऑडिटर को लगेगा कि यार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान है उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली जिसका नेचर और सर्कमस्टेंसेस देख के आपको लगता है कि दैट कुड बी मटेरियल हो सकती है, तो भैया आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान इन दोनों को रिवाइज करना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेट करी है, वो मटेरियलिटी लेवल को अप्रोच करी है या उसको एक्सीड करी है, तो उस केस में भी आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को रिवाइज करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है बट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब आता है ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट अपनी मिसस्टेटमेंट को ठीक करो। मैनेजमेंट ने क्या करा, एग्जामिन करे अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, ये सब चीजें करे। तो ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि एक्चुअल में वो चीजें ठीक हुई है नहीं हुई, डिटरमाइन करेगा वेदर इट इज रिमेन और नॉट। फिर आता है अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है मिसस्टेटमेंट को, तो हमने देखा हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेंगे, बट उससे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे यार मैनेजमेंट का रीजन क्या है, क्यों रिफ्यूज कर रही है, उसका आप मैनेजमेंट से क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे, रीजंस क्या है मैनेजमेंट के, उसकी बात करोगे। अब आता है इवेल्युएशन द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर आपने मैनेजमेंट को बोला फिर मैनेजमेंट ठीक नहीं करी, टीसीडब्ल्यूजी को बोला टीसीडब्ल्यूजी ने ठीक नहीं करा, तो हमने क्या देखा था, इवेल्युएशन इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। बट आप डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं आओगे, पहले आप क्या करोगे, प्रायर टू द इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आप क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे मटेरियलिटी। क्योंकि भैया उसका इफेक्ट अगर आपको लगता है यार इन्वेंट्री की मटेरियलिटी लेवल क्रॉस हो रहा है, तो उसका इफेक्ट यार कहीं और पे भी तो आ सकता है, सेल्स पे भी तो आ सकता है। तो आप ऑडिटर क्या करेगा, रीअसेस करेगा मटेरियलिटी, पहले डिटरमाइन टू कंफर्म वेदर इट इज रिमेन एप्रोप्रिएट और नॉट। वो सारी चीजें मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करेगा जो हमने ऐसे 320 के अंदर देखा था, रीअसेस करना मटेरियलिटी को। इसके बाद क्या बोलता है, अगर ऑडिटर डिटरमाइन कैसे करेगा, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हमें पता लगी है वो मटेरियल है या नहीं है, क्योंकि अगर मटेरियल हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट पे और द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट पे रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड, उन दोनों पे डिपेंड करेगा कि यार उसका मटेरियल इफेक्ट है या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यार इसका मटेरियल इफेक्ट है, तो आप वापस कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से कि भैया मुझे मिली है जो मिसस्टेटमेंट वो मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है एंड उसका ओपिनियन पे इफेक्ट आएगा, हमारी ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन आएगा उस पर इफेक्ट आ रहा है। आप टीसीडब्ल्यूजी से वापस कम्युनिकेट करोगे और उससे रिक्वेस्ट करोगे या तो करेक्ट कर दो या मैं ओपिनियन चेंज कर देता हूं। इसके बाद अगर टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट ऐसे बोलती है कि यार जो आपने मिसस्टेटमेंट दी है वो मटेरियल नहीं है, अगर टीसीडब्ल्यूजी बोलती है यार वो तो इमटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेगा कि अगर आपको लगता है ये मटेरियल नहीं है तो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, और इसके रिगार्डिंग सर्टेन पॉइंट्स है जो आप रीड कर लेना, मोर देन इनफ है। ये हमारा पूरा था एसए 320 के रिलेटेड, एसए 450 भी कवर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू एसए 402। सर ये एसए 402 क्या कहते हैं, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटेड टू द एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने अपनी कुछ सर्विसेज आउटसोर्स करके किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है कि वो आपके बिहाफ पे वो सर्विसेज परफॉर्म कर दे, तो उस केस में एसए 402 लग जाता है। ये किस पे लगेगा, ये यूजर ऑडिटर पे लगेगा। मतलब यूजर एंटिटी ने कुछ सर्विसेज को अपनी आउटसोर्स करा है, तो यूजर एंटिटी के जो ऑडिट करने आएगा यूजर ऑडिटर, उस पे लग जाएगा हमारा एसए 402। अगर आप मान के चलो आपकी एंटिटी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने विप्रो को आउटसोर्स करा है, क्या आउटसोर्स करा हुआ है, पेरोल सर्विसेज आउटसोर्स करी हुई है कि भैया एचडीएफसी बैंक के जो भी एम्प्लॉइज है उनकी पेरोल कौन पास करेगा, वो विप्रो पास करेगी, ये आउटसोर्स करा हुआ है। तो आप एचडीएफसी के जब ऑडिटर बन के आओगे, तो आप एचडीएफसी के जब ऑडिटर बन के आओगे तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा जो विप्रो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पेरोल की, वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कितना रिलीवेंट है, आप वो सारी चीजें कंसीडर करोगे। अगर रिलीवेंट है तो उसके कंट्रोल्स भी देखोगे कि यार विप्रो जो परफॉर्म कर रही है सर्विसेज उसके कंट्रोल कैसे, वो सारी चीजें आप कंसीडर करोगे। इसके अंदर आता है ऑब्जेक्टिव to obtain the understanding of the nature and significance of services provided by the service organization। उसका नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर नेचर और सिग्निफिकेंस ज्यादा है तो उस केस में डिजाइन करोगे, परफॉर्म करोगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रेस्पॉन्स टू दोस रिस्क। ये आपका हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। सर अब डिटरमाइन कैसे करें, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिलीवेंट है, यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिलीवेंट है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसमें बोलता है अगर वो सर्विसेज इन सबको इफेक्ट करती है या इनमें से किसी को भी इफेक्ट करती है, तो हम मान के चलेंगे कि यार वो रिलीवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। सर ये कौन कौन सी फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स रिलीवेंट टू द जनरल एंट्री है, मतलब वो आपकी जनरल एंट्री को इफेक्ट करिए, क्योंकि अगर जनरल एंट्री को इफेक्ट करेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगी। तो ये सारे जनरल एंट्री से रिलेटेड बोलते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड बोलते हैं। अगर उनको इफेक्ट करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, तो हम मान के चलेंगे वो रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। जैसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करिए तो हम मान के चलेंगे यार ये रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। कंट्रोल सराउंडिंग टू जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के सराउंडिंग
जो यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स हैं उसको इफेक्ट करती है, तो हम मान के चलेंगे रिलेटेड टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो यूज है इनिशिएट प्रोसेस और रिपोर्ट द यूजर एंटिटी ट्रांजैक्शन, तो उसको इफेक्ट करेगी, तो हम मान के चलेंगे कि यार ये रिलेवेंट है। अगर वो प्रोसीजर को इफेक्ट करती है, चाहे वो भैया ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल सिस्टम हो, और वो फ्लो कर रहा है टू द लेजर तक, तो भी हम मान के चलेंगे अगर वो रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और इसमें देखेंगे कि हाउ एंटिटीज फाइनेंशियल सिस्टम कैप्चर कैसे करता है इवेंट और कंडीशंस को दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अदर देन ट्रांजैक्शंस की बात करता है। और यहाँ पे अगर इसको इफेक्ट करेगी तो हम मान के चलेंगे कि यार रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसकी सर्विसेज और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है, तो हम मान के चलेंगे। अगर इनमें से किसी को भी इफेक्ट करती है तो हम मान के चलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द यूजर एंटिटी है, हम उसको कंसिडर करके चलेंगे। अब बात आती है सर अंडरस्टैंडिंग कैसे लें, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ना। पहले ऑडिटर डायरेक्ट तो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेगा, पहले वो अंडरस्टैंडिंग लेगा किस टाइप की सर्विसेज है, क्या नेचर है, क्या एग्रीमेंट, उस सबके क्या करेगा अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो यूजर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा हाउ यूजर एंटिटी यूज द सर्विस ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे यूजर एंटिटी उसकी सर्विसेज को यूज कर रही है, वो अंडरस्टैंडिंग कहां से लेगा, यूजर एंटिटी से लेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे जाके नहीं लेगा, वो यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग लेगा। उसमें नेचर ऑफ सर्विसेज के बारे में देखेगा, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी अफेक्ट कर रही है उसके बारे में देखेगा। उसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है एंटिटी का और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, उनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस परफॉर्म करी आउटसोर्स करा आपने सर्विस, उसका जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है वो क्या कहता है, साथ साथ डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या है बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी। इन सबको चीजों को आप कंसिडर करोगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस प्रोवाइड करी है उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे आप ऐसे। बट सर अगर मुझे ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, मैं ये कहां से अंडरस्टैंडिंग ले रहा था, यूजर एंटिटी में जाके। बट अगर यूजर एंटिटी से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती तो आप क्या करोगे, आप फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओगे, तो आप क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट अवेलेबल। सर ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या है वो हम नीचे देखेंगे। फिर आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू यूजर एंटिटी, आप कॉन्टैक्ट करोगे। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो आप खुद चले जाओ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे परफॉर्म कर लो कुछ प्रोसीजर जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अगर आप नहीं जा सकते तो आप किसी और ऑडिटर को भेज के परफॉर्म करा लो प्रोसीजर एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारे प्रोसीजर से आप क्या कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग ले लोगे। अगर आपको यूजर एंटिटी से, अगर आपको इन सब चीज से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती तो आप ये नीचे वाले प्रोसीजर परफॉर्म करके अंडरस्टैंडिंग ले लोगे। अब बात आती है सर टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है, ये कौन इशू करेगा, पहले तो आप ये बताओ। ये इशू करेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक ऑडिटर को अपॉइंट करती है, वो स्पेशल ऑडिटर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट इशू करता है। किसको इशू करेगा, यूजर एंटिटी को इशू करेगा कि भाई ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रोल्स है रिलेवेंट टू द पेरोल, क्योंकि हमने पेरोल सर्विसेज आउटसोर्स करी है, रिलेवेंट टू द पेरोल जो भी कंट्रोल्स है वो कैसे चल रहे हैं, वो सही भी है नहीं है, वो सारी चीज के रिगार्डिंग ओपिनियन देगा। तो वहां पे आता है टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। ये इशू कौन कर रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर इशू कर रहा है। किसको, यूजर एंटिटी को। कौन यूज करेगा इसको, यूजर ऑडिटर यूज करेगा। तो टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा, आ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल, मतलब एक डिस्क्रिप्शन देगी मैनेजमेंट कि हमारे क्या क्या सिस्टम से क्या कंट्रोल है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उन सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन आएगी टाइप 1 रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद उसके ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन आएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर का ओपिनियन आएगा कि भैया जो आपने एक्सप्लेन करा है, जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है उसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि यार वो सही भी डिस्क्रिप्शन दिया है, सही भी ऑब्जेक्टिव आपके वो सारी ठीक है या नहीं है, उन सब चीज के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस देगा। तो सर ये टाइप 2 रिपोर्ट क्या है, टाइप 2 रिपोर्ट कहता है एक डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड कंट्रोल, मतलब टाइप 1 रिपोर्ट की सारी चीजें आएंगी कि जो डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट ने दिया है वो भी टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर आएगा, और जो उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो सिस्टम ऑफ कंट्रोल है, उन सबके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस भी देगा ऑडिटर, वो पूरा पूरा टाइप 1 रिपोर्ट आएगा। बट इसके अलावा एक और चीज आएगी टाइप 1 रिपोर्ट में, क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं देख रहा था कि जो कंट्रोल लगाए हुए हैं उसको टेस्ट चेक नहीं कर रहा था, बट टाइप 2 रिपोर्ट में उसको टेस्ट चेक भी करेगा और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में बताएगा कि यार वो सही से ऑपरेट करे नहीं करे, उसके बारे में बताएगा। आ डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके बारे में भी एक डिस्क्रिप्शन देगा। तो टाइप 2 रिपोर्ट में ये अलग है, टाइप 2 रिपोर्ट ज्यादा डिटेल हो जाती है, वहां पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक करता है ऑडिटर। ये होता है हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट, इसको आपको काफी अच्छे से लर्न करना है। यही हमारा SAE 3402 के अंदर भी कवर आता है, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है।
अब आता है हाउ टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट सपोर्ट द यूजर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी क्या यूजर ऑडिटर यूज कर रहा है टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट को फॉर द अंडरस्टैंडिंग, हमने यहां देखा था ऑब्टेन करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट जिससे अंडरस्टैंडिंग लेगा, तो वो टाइप एंड टाइप 2 रिपोर्ट को कैसे यूज करेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वो डिटरमाइन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट, उसके बारे में जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है नहीं करती उसके बारे में देखेगा। और जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर इशू कर रहा है टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट, अगर वो सीए नहीं है तो आप उसके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को चेक करोगे, साथ साथ इंडिपेंडेंस को चेक करोगे, क्योंकि वो सीए नहीं है तो आपको वो चीजें चेक करनी पड़ेगी। साथ साथ एडुकेसी ऑफ स्टैंडर्ड भी चेक करोगे विच टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट वाज इशूड, मतलब जिस स्टैंडर्ड पे टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट इशू हुई है उसके रिगार्डिंग एडुकेसी भी चेक करोगे। ये आपका बेसिक चीज है, आप चेक करोगे। फिर आता है इफ यूजर ऑडिटर प्लान टू यूज, अगर यूजर ऑडिटर प्लान कर रहा है कि यूज करूं मैं टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट को फॉर टेकिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्शन जो डिजाइन ऑफ कंट्रोल टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर गिवन है वो कितना रिलेवेंट है यूजर ऑडिटर के पर्पस के लिए, उसको वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। साथ साथ इवेल्युएट करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो प्रोवाइड कर रही है रिपोर्ट, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है नहीं मिल रही यूजर एंटिटी के कंट्रोल की, तो उसको भी इवेल्युएट करेगा। तो जब भी वो अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट से, तो उसको ये सारी चीजें इवेल्युएट करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देखेगा अगर वो सीए नहीं है, और इंडिपेंडेंस को चेक करेगा। साथ साथ एडुकेसी देखेगा किस स्टैंडर्ड पे वो रिपोर्ट बनाई गई है। अगर उसने प्लान करा कि मैं यूज ही करूंगा टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट को फॉर टेकिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, फिर वो इवेल्युएट करेगा जो भी डिस्क्रिप्शन गिवन है, जो भी डिजाइन ऑफ कंट्रोल गिवन है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए रिलीवेंट तो है ना, उसके लिए पर्पस के लिए रिलीवेंट तो है ना, वो चीज की रिगार्डिंग चेक करेगा और इवेल्युएट करेगा। जो भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर रही है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, उसके रिगार्डिंग यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाएगी ना उससे, वो चीजें वो इवेल्युएट करेगा। फिर आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मींस यूजर ऑडिटर टेस्ट चेक करना चाहता है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रोल है रिलेटेड टू पेरोल, क्योंकि हम पेरोल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पेरोल से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स हैं तो वो यूजर ऑडिटर टेस्ट चेक करना चाहता है वो सही से ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। सर वो कैसे ऑपरेट वो चेक करेगा, वो टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकता है, क्योंकि टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है वो टेस्ट चेक कर चुका है, उसके ऊपर ओपिनियन दे चुका है वो ऑपरेट करे इफेक्टिवली नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट टाइप 2 रिपोर्ट को ऑब्टेन कर लो अगर अवेलेबल है तो, और उसको डायरेक्ट यूज कर लो। अगर वो नहीं हो सकता तो आप खुद जाके टेस्ट कंट्रोल परफॉर्म करके आओ, वो कर सकते हो। अगर आप नहीं जा सकते तो किसी और ऑडिटर को भेज दो, वो परफॉर्म कर देगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप इन चीजों से क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में पता कर सकते हो कि जो कंट्रोल लगाए हुए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने वो कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब बात आती है यूजिंग द टाइप 2 रिपोर्ट एज ए ऑडिट एविडेंस दैट कंट्रोल ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब आपने क्या करा, यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हो ना टाइप 2 रिपोर्ट, इसी को यूज कर रहे हो कि यार हम टाइप 2 रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं, उसमें जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली नहीं कर रहे, उसी को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो, तो उसमें आपको ये सारी चीज कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप टाइप 2 रिपोर्ट यूज कर रहे हो फॉर द चेकिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, तो आपको ये सारी चीजों को इवेल्युएट करना पड़ेगा, इस सारी चीजों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या, इवेल्युएट वेदर द डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस यूजर ऑडिटर के लिए एप्रोप्रिएट तो है ना, मतलब इतने सारे कंट्रोल्स हैं, इतने सारे कंट्रोल है, यूजर ऑडिटर को चाहिए ये, तो जो कंट्रोल ऑलरेडी गिवन है किसके अंदर, टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में गिवन है, तो वो इन्हीं कंट्रोल के रिलेटेड है ना, वो यूजर ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। सेकंड, एडुकेसी ऑफ द टाइम पीरियड कवर्ड, कौन सा टाइम पीरियड कवर्ड है उसके रिगार्डिंग एडुकेसी चेक करेगा। इसके अलावा आता है कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, तो ये इंपॉर्टेंट होता है सर। कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल क्या होता है, आप एक बात बताओ, जो पेरोल से रिलेटेड सर्विस कौन दे रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है सर, पेरोल से रिलेटेड सर्विसेज। अब वो सर्विसेज कब दे पाएगा वो, जब यूजर एंटिटी क्या करेगी, डेटा प्रोवाइड करेगी। यूजर एंटिटी क्या देगी, अपने एम्प्लॉय का डेटा, कि यार मेरे 50 एम्प्लॉय हैं, उनको आप पेरोल प्रोवाइड करो, उनको आप पेरोल की सर्विसेज दोगे, तो उसके रिगार्डिंग कौन करेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो पेरोल का डेटा दे कौन रहा है, यूजर एंटिटी दे रहा है, तो पेरोल के डेटा के ऊपर जो कंट्रोल लगेंगे उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। भैया वो कंट्रोल तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो यूजर एंटिटी के कंट्रोल है, तो वो कौन चेक करेगा, यूजर ऑडिटर चेक करेगा। तो इसी के रिगार्डिंग बोलता है डिटरमाइन वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, आइडेंटिफाई करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑडिटर है उसने कोई यूजर एंटिटी के कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल को आइडेंटिफाई करा है, अगर करा है तो उसके रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, यूजर ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है उन कंट्रोल की, और उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करेगा यूजर ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर तो टेस्ट चेक कर नहीं सकता। फिर आता है इवेल्युएट करेगा वेदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म बाय द सर्विस ऑडिटर, और जो उसका रिजल्ट आया है वो रिलेवेंट तो है ना यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो वो सारी चीजों को आप कंसीडर करोगे जब भी आप टाइप 2 रिपोर्ट को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहते हो।
अब आता है रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर। जब भी रिपोर्टिंग कर रहा है यूजर ऑडिटर, आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो सही से भी आ रही है नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई कर दोगे ओपिनियन, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे। बट सर अगर मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट को यूज करा है, तो मैं सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस दे सकता हूं क्या? यहां मना कर दिया, सेल नोट रेफर द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर। आप उसका नेम को रेफर नहीं करोगे, सर्विस ऑडिटर के वर्क को रेफर नहीं करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तो आप उसके वर्क को रेफर कर सकते हो। बट सर अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो मैं रेफर कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मॉडिफिकेशन उसके ही वर्क पे ऊपर डिपेंड है। तो हाँ, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इंडिकेट कर सकते हो, उसका रेफरेंस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके अलावा आपको एक और रेफरेंस देना पड़ेगा कि इट डज नॉट डिमिनिश द यूजर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूजर ऑडिटर बोलेगा मैं उसका रेफरेंस दे तो रहा हूं, सर्विस ऑडिटर का रेफरेंस दे तो रहा हूं, बट उससे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, ये उसके रिगार्डिंग एक और रेफरेंस लिख के आएगा। और यूजर ऑडिटर को पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी सर्विस ऑडिटर से जब भी उसका रेफरेंस देगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, ये आपको रीड कर लेना, मोर देन इनफ है। यहाँ पे हमने ऐसे 400 सीरीज को भी कंप्लीट कर लिया, ऐसे 300 सीरीज को भी कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू ऐसे 600 सीरीज। नाउ वी आर स्टार्टिंग ऐसे 600 सीरीज, जहां पे हम 3 ऐसे देखेंगे, ऐसे 600, 610, 620। जब भी आप किसी और ऑडिटर के वर्क को यूज करते हो, ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करते हो, इंटरनल ऑडिटर को यूज करते हो, तब ये ऐसे सीरीज हमारे वर्किंग में आ जाती है। हम बात करते हैं ऐसे 600 की, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। आप किसी और ऑडिटर के वर्क को यूज करोगे तो ऐसे 600 लग जाएगा। सर अदर ऑडिटर का मतलब क्या है ऐसे 600 में? इट मींस आप एज ए पेरेंट एंटिटी के ऑडिटर हो, पेरेंट ऑडिटर हो, आप यूज कर रहे हो कंपोनेंट, उसकी सब्सिडरी, उसके जॉइंट वेंचर, उसकी ब्रांच, उसकी एसोसिएट का ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहते हो, तो वहां पे हमारा ऐसे 600 आ जाएगा, ये आपको कंसिडर करना है। इसी केस में हमारा ऐसे 600 लग जाएगा। इसके अंदर अगर आप जॉइंट ऑडिटर हो, प्रीवियस ऑडिटर के वर्क को यूज करें, तो वहां पे ये ऐसे नहीं लगेगा, वहां पे तो वो पर्टिकुलर ऐसे ऑलरेडी गिवन है, ऐसे 299, ऐसे 510, ऐसे 710, तो वहां पे वो कंसिडर होता है। अगर कंपोनेंट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा है तो ऐसे 600 लग जाएगा। बट आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यार वो मटेरियल कंपोनेंट है या इमटेरियल कंपोनेंट है। अगर वो मटेरियल कंपोनेंट है तो ऐसे 600 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आपको ओएम पैराग्राफ में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि यार वो किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा है। अगर सर वो इमटेरियल कंपोनेंट है, मतलब जो किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा है, वो हमारे लिए रिलीवेंट ही नहीं है, इमटेरियल है, तो उस केस में आप ऐसे 600 को भी इग्नोर कर सकते हो और अपने ओएम पैराग्राफ में डालना चाहते हो तो डालो, नहीं डालना चाहते तो मत डालो कि वो किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करा है। अब इसके अलावा दो और केस बन जाते हैं। अगर कोई अदर कंपोनेंट है वो ऑडिटेड ही नहीं है या ऑडिटेड है, वो हम ग्रुप ऑडिट के अंदर देखते थे कि अगर वो ऑडिटेड ही नहीं है अदर कंपोनेंट, और वो आपको चेक करोगे कि यार वो मटेरियल है या नहीं है। अगर वो मटेरियल है तो उस केस में आप क्या करते थे कि यार हमारा ओपिनियन ही मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि अनऑडिटेड है कोई मटेरियल कंपोनेंट, उस केस में हमारा ओपिनियन क्या हो जाता था, मॉडिफाई हो जाता था। अगर अनऑडिटेड कंपोनेंट मटेरियल नहीं है तो उस केस में भी आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में भी आप छोड़ दोगे। ये आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है। अब आता है फैक्टर टू कंसीडर व्हाइल एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑडिटर। आप पेरेंट एंटिटी के ऑडिटर हो, आप जब कब एक्सेप्ट करोगे यार पेरेंट एंटिटी के एज ए ऑडिटर, कब बनना चाहोगे, जब आपको पता होगा उसके अंदर कितने कंपोनेंट, क्योंकि आपको वो भी तो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है, मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करेगा, उसके रिगार्डिंग उसे पहले से पता होना चाहिए कि कितने मटेरियल पोर्शन मैं ऑडिट करने वाला हूं, और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स जो ऑडिट कर रहा है अदर ऑडिटर, उसके अंदर कितना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑडिटर की डिग्री ऑफ नॉलेज कितनी है अदर कंपोनेंट्स के बारे में, लाइक आप मान के चलो रिलायंस है, उसकी 300 सब्सिडरी है, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से बिजनेसेस में उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर इन दिस ऐसे रिजल्टिंग प्रिंसिपल ऑडिटर सिग्निफिकेंस पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट, तो वो कंसीडर करके चलना पड़ेगा। कई प्रिंसिपल ऑडिटर को एज ए पेरेंट ऑडिटर तो वर्क करना पड़ रहा है, कहीं उसको एडिशनल प्रोसीजर भी तो परफॉर्म नहीं करने पड़ रहे रिगार्डिंग द कंपोनेंट। अगर उसको ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ रहे हैं और वो प्रिंसिपल ऑडिटर है, वो कंपोनेंट के रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि यार मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब आता है ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर। कब प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। जब भी प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के वर्क पर रिलाई करना चाहता है तो वो रिलाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली रिलाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद जाके अदर कंपोनेंट पे जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी वेरीफाई करके आ सकता है। राइट टू विजिट अ कंपोनेंट एंड एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
कोई दिक्कत नहीं है। बट सर क्या वो एग्जामिन कर सकता है कि अदर ऑडिटर जो कंपोनेंट का ऑडिटर है उसके वर्किंग पेपर्स को, वहां पे वो राइट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली वो कंपोनेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ अदर ऑडिटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीआई, मतलब वो सामने वाला मेंबर नहीं है आईसीआई का, तो उस केस में आपको उसके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को भी इवेल्युएट करना पड़ेगा। और अगर आपको चेक करना है कि यार एडुकेसी क्या है उसके वर्क की, प्रिंसिपल ऑडिटर के रिगार्डिंग कितना एडुकेट है उसका वर्क, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। आप एडवाइस करोगे अदर ऑडिटर को, भाई जो तेरा वर्क है ना वो मैं यूज करूंगा, उसके रिगार्डिंग आप एडवाइस करोगे। और सफिशिएंट अरेंजमेंट होना चाहिए फॉर कोऑर्डिनेशन एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट, आपको प्लानिंग स्टेज पे ही कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा अदर ऑडिटर से। साथ में क्या बोलता है इसके अलावा, इन्फॉर्म करेगा अदर ऑडिटर को फॉर द एरिया जहां पे स्पेशल कंसीडरेशन रिक्वायर्ड है, वहां पे वो इन्फॉर्म करेगा अदर ऑडिटर्स को रिगार्डिंग द इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन। डिस्कस करेगा टाइम टेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, वो भी डिस्कस करेगा। साथ साथ एडवाइस करेगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा अदर ऑडिटर से, तूने सारे रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करा है, इन सब चीज के रिगार्डिंग आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे। तो जब भी आप उसके वर्क को यूज करना चाहते हो, आप उसकी एडुकेसी देखना चाहते हो, उसके वर्क की प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए कितना रिलीवेंट है, तो आप ये सारी चीजें परफॉर्म करोगे। फर्स्ट क्या करोगे, एडवाइस करोगे अदर ऑडिटर को, भाई तेरा वर्क मैं यूज करूंगा, और आप स्पेशल कोऑर्डिनेशन करोगे आप एट अ प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट, ये ध्यान रखना है। सेकंड, आप डिस्कस करोगे टाइम टेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, आप इन्फॉर्म करोगे उस ऑडिटर को कि एरिया जहां पे स्पेशल कंसीडरेशन रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस, एडवाइस करोगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का, और साथ साथ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे। फिर आएगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑडिटर, दोनों ऑडिटर के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, पेरेंट ऑडिटर के बीच में और कंपोनेंट ऑडिटर के बीच में। इसके रिगार्डिंग अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्वेश्चनरीज फॉर्म में वो भेज सकता है, अदर ऑडिटर को भेज सकता है, अदर कंपोनेंट ऑडिटर को भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर ऑडिटर को भैया रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चनरीज भेजी है प्रिंसिपल ऑडिटर ने उसका रिप्लाई भी करना पड़ेगा विद इन टाइमली बेसिस पे अदर ऑडिटर को, ये ध्यान रखना है। और दोनों को एक दूसरे की अटेंशन में लेके आना है। अगर दोनों को एक दूसरे की चीजें मिलती हैं, लाइक आपको मिली कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली जो किसके रिलीवेंट है, वो प्रिंसिपल ऑडिटर के रिलीवेंट है। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली जो किसके रिलीवेंट है, अदर ऑडिटर के लिए रिलीवेंट है, तो दोनों एक दूसरे के अटेंशन में लेके आएंगे, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। और प्रिंसिपल ऑडिटर चाहता है तो सप्लीमेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कंडक्ट कर सकता है, खुद कर सकता है या फिर अदर ऑडिटर से करा सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। ये कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड द कंपोनेंट ऑडिटर। अब आता है रिपोर्टिंग कंसीडरेशन क्या होगा। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ये कह दे कि भैया उसका वर्क है ना वो एडुकेट ही नहीं है मेरे लिए, ऑडिटर ने कंक्लूड ही कर दिया कि अदर कंपोनेंट ऑडिटर के वर्क का यूज नहीं कर सकते हम, तो उस केस में भैया खुद जाके सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर। अगर वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा और ऑब्टेन नहीं कर पा रहा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब वो खुद एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहा और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, तो उस केस में वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, ये आपको कंसीडर करना है। अगर अदर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है अपनी रिपोर्ट के अंदर, मतलब कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है अदर ऑडिटर ने, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा भैया उस मॉडिफिकेशन का पेरेंट ऑडिटर पे क्या इफेक्ट आएगा, पेरेंट ऑडिटर की रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आ सकता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। और आपकी रिपोर्ट में भी मॉडिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। साथ साथ प्रिंसिपल ऑडिटर को डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा कि उसने उसको कैसे डील करा है, उसने जो अदर कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट में जो मॉडिफाइड ओपिनियन है उसको कैसे डील करा है, उसके रिमार्क को भी देना पड़ेगा। वो सारी चीजों को प्रिंसिपल ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा। अब आता है डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप ऑडिट के अंदर ही बता चुका हूं। ये हम कहां पे डिस्क्लोजर देते हैं, हम अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर डिस्क्लोजर देते हैं। साथ साथ यही रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं ऑडिटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एंट्रस्टेड बाय द अदर ऑडिटर, जो कंपोनेंट ऑडिटर ने जो वर्क परफॉर्म करा है उसके लिए प्रिंसिपल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो रिलाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को सस्पिशन अराइज होता है रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क, देन ही वो खुद जाकर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो उसके ऊपर रिलाई कर सकता है। प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट शैल क्लियरली स्टेट द डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर स्पेसिफाइड लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑडिटर को कि कितना वर्क किसने अदर ऑडिटर ने परफॉर्म करा है, कितना वर्क कंपोनेंट ऑडिटर ने परफॉर्म करा है, कितना वर्क प्रिंसिपल ऑडिटर ने परफॉर्म करा है। डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू द एक्सटेंट टू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, ये पूरी चीजें होनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑडिटर का कैन नॉट स्टेब्लिश द राइट ऑफ द वर्किंग पेपर ऑफ द अदर कंपोनेंट ऑडिटर, ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे एसए के रिगार्डिंग जब भी आप यूज करते हो वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। अब आता है हमारा 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जब भी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करेगा अपने एक्सटर्नल ऑडिटर,
इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहता है तब हमारा एसए 610 अप्लाई होगा, वहां पे आपको 610 को कंसीडर करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी नवंबर 24 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो आने के चांसेस कम है, फिर भी आपको अच्छे से कवर करना है। एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज टू डिफरेंट अप्रोच, दो अप्रोच से वो यूज कर सकता है। या तो जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसने जो वर्क परफॉर्म करा होगा उसकी रिपोर्ट को आप रेफर करके उसके वर्क को यूज कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज कर लो आप, और एक क्या कर सकते हो आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो उनसे कि भैया आप इंटरनल ऑडिटर को बोलोगे इंटरनल ऑडिटर तुझे ये वर्क परफॉर्म करना है, जैसा मैं बोलूंगा वैसे परफॉर्म करना है, और उसे डायरेक्ट कौन करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा, रिव्यू कौन करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो आप इन दो अप्रोच से उसका वर्क को यूज कर सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। कब कब यूज नहीं कर सकते, जहां पे उसकी थ्रेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आ गई, लैक ऑफ सफिशिएंट कॉम्पिटेंस आ गया, आपको पता है जो आप उससे वर्क परफॉर्म कराना चाहते हो वो उसके कैपेबल ही नहीं है, तो भैया वो नहीं कर सकता। और साथ में अगर प्रोहिबिटेड है बाय लॉ एंड रेगुलेशन तो आप उसको डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज नहीं करोगे। ये था बेसिक। अब आते हैं एक एक अप्रोच को लेके चलते हैं। पहले आएगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन, फिर आएगा डायरेक्ट असिस्टेंस। पहले हम देखते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन में जो वर्क परफॉर्म करा है इंटरनल ऑडिटर ने उसी को यूज कर रहा है कौन, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो वो उसमें कौन कौन से केसेस आएंगे वो सारी चीजें देखते हैं। इसमें पहले आता है इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जब भी आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज करना चाहते हो तो आप इवेल्युएट करोगे ये तीन चीजें। आप देखोगे जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है और रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है वो सपोर्ट तो करती है ना ऑब्जेक्टिविटी को, कहीं बायस तो नहीं है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आपको ये चेक करना पड़ेगा। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चेक करोगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, साथ साथ चेक करोगे सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच को तो यूज करा है ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने। अगर ये तीनों अप्रोच को यूज कराए तो ही आप उसके वर्क को यूज करोगे, और अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आप क्या इसके वर्क को यूज नहीं करोगे। शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जब वहां पे सपोर्ट नहीं करती ऑब्जेक्टिविटी को, लैक ऑफ सफिशिएंट कॉम्पिटेंस हो या सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज ना की हो तो आप वहां पे यूज नहीं करोगे। अब आता है डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क। किस नेचर के वर्क को और कितना आप वर्क यूज कर सकते हो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, वो डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। एक तो भैया नेचर एंड स्कोप कौन डिसाइड करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटर डिसाइड करेगा कि भैया कितना वर्क आपको यूज करना है, वो सारी चीजें एक्सटर्नल ऑडिटर कंसीडर करेगा। फिर कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर खुद ही वो उस वर्क को परफॉर्म करे तो ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे लिखा है परफॉर्म मोर वर्क डायरेक्टली इन सर्टेन केसेस, यहाँ पे आप उसके वर्क को यूज मत करो। कौन कौन से केसेस में, जहां पे जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, मोर जजमेंट इन्वॉल्व है, वहां पे आप खुद ही परफॉर्म करो, एक्सटर्नल ऑडिटर खुद ही परफॉर्म करो, आप इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन के ऊपर डिपेंड मत रहो। जहां पे हाई असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है वहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर खुद परफॉर्म करेगा, और जहां पे लेस सपोर्ट करता है ऑब्जेक्टिविटी को, लो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा था। अगर ये चीज नहीं होगी तो हम एक्सटर्नल ऑडिटर खुद वर्क परफॉर्म करेगा, हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। साथ साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी को कि आप कैसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज करने वाले हो, उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी को। ये होता है डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को आप यूज करना चाहते हो। अब इसके रिगार्डिंग एग्जांपल भी कौन कौन से वर्क को आप यूज कर सकते हो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के, तो आपको एक दो पॉइंट याद रखने हैं एमसीक्यू परस्पेक्टिव से कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल की टेस्टिंग जो करी है इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर तो टेस्टिंग करता है कंट्रोल की, उसी के वर्क को आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके वर्क को यूज कर सकते हो। साथ साथ ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट भी उसके वर्क को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात थी। अब इसी के अंदर आता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कैसे यूज करोगे। अभी तक तो हमने क्या देखा कि यार इंटरनल ऑडिट फंक्शन की ऑब्जेक्टिविटी को आप देख रहे होगे, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखोगे, साथ साथ सिस्टमेटिक अप्रोच यूज करिए तो आप उसके वर्क को यूज करोगे। फिर हमने देखा नेचर एंड एक्सटेंट। अब बात करते हैं आप कैसे यूज करोगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को। आप उसकी रिपोर्ट को रीड करोगे, परफॉर्म करोगे ऑडिट प्रोसीजर, और इवेल्युएट करोगे दो तीन चीजें कौन कौन सी, कि कैसे वर्क को प्लान करा गया, परफॉर्म करा गया, किसने सुपरवाइज करा है, किसने रिव्यू करा है, वो सारी चीजों को आप इवेल्युएट करोगे, तभी आप उसके वर्क को यूज करोगे। सफिशिएंट एविडेंस तो ऑब्टेन करा है ना इंटरनल ऑडिटर ने, जो भी उसने वर्क परफॉर्म करा है उसके रिगार्डिंग, और जो कंक्लूजन रीच हुआ है, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड हुई है, वो कंसिस्टेंट तो है ना। आप ये तीनों चीजें कंसिडर करके तो ही आप उसके वर्क को यूज करोगे। ये सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस है, एक प्रोसीजर होगा ये ऐसे। अब आता है डायरेक्ट असिस्टेंस की। जब भी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को यूज करता है एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस, तो भैया ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। फैक्टर टू कंसीडर इन डिसाइडिंग टू मेक द यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कहां कहां पे आप उसके वर्क को यूज कर सकते हो, कहां पे उसके वर्क को यूज नहीं करोगे। वो सारी चीजें वही बात करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ जजमेंट जहां पे इन्वॉल्व है वहां पे खुद वर्क परफॉर्म करो, डायरेक्ट असिस्टेंस में मत दो। असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को आप कंसीडर करोगे जब भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज करने वाले हो, और एक्सटर्नल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस
कॉन्फिडेंस को चेक करोगे। अगर ये तीनों चीजें हैं तो भैया आप उसको रेफर कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो भाई ये काम करके दे दे, अदरवाइज आपको खुद ही वो चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें हमने ऊपर भी देखी थी इंटरनल ऑडिट फंक्शन में भी, यहाँ पे वही चीजें देख रहे हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। इन सारे केसेस में आप उनके उसके वर्क को यूज नहीं करोगे, आप उसको डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज नहीं करोगे इंटरनल ऑडिटर को। सर ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे हाई असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, यही तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर था। वही चीजें यहां बोलता है जहां पे इंटरनल ऑडिटर हैज बीन इन्वॉल्व और उसने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया मैनेजमेंट को, तो उस केसेस में आप उसको इन्वॉल्व नहीं करोगे। साथ साथ में जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर के डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वहां पे आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करोगे। आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट असिस्टेंस के केस में। अब सिग्निफिकेंट जजमेंट क्या क्या आएगा उसको आप रीड कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। अब आता है कैसे यूज करोगे डायरेक्ट असिस्टेंस में उसके वर्क को। जब भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो इंटरनल ऑडिटर से, पहले तो आप मैनेजमेंट को बताओगे कि मैं उसको एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर रहा हूं। आप रिटर्न एग्रीमेंट लोगे एंटिटी से कि भैया मुझे अलाउ करो और इंटरनल ऑडिटर को अलाउ करो कि वो मेरे डायरेक्ट असिस्टेंस पे काम करे, मैं उसको सुपरवाइज करूंगा, रिव्यू करूंगा, उस सारी चीजों को अलाउ करोगे। और आप इंटरनल ऑडिटर से भी कहो कि वो मेरी बात माने टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। साथ साथ आप इंटरनल ऑडिटर से भी आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे कि भैया तुझे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है ऑन स्पेसिफिक मैटर, ऐसा नहीं तू मैनेजमेंट को जाके बता दे। और एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर। ये सारे पॉइंट थे हमारे 610 के, ये पूरा पॉइंट था जब भी आप वर्क यूज करते हो इंटरनल ऑडिटर का। ये इसको आप एक दो बार रीड करना, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी नवंबर 24 में आ चुका है। अब आता है एसए 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। जब भी आप ऑडिटर के एक्सपर्ट के वर्क को यूज करोगे तो वहां पे एसए 620 लग जाएगा। और ऑडिटर के एक्सपर्ट को वर्क कौन से एरियाज में यूज करना है, अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में ही किसी को पर्सन को बुला रहे हो, किसी एक्सपर्ट को बुला रहे हो, उसके वर्क को यूज कर रहे हो, तो भैया वो एसए 620 के अंदर नहीं आएगा। वो हमारे कहां पे आ जाएगा, वो हमारे कंसल्टेशन के अंदर आ जाएगा। जो हमने एसए 220 के अंदर देखा था ना, कंसल्टेशन में यूज करता है, एंगेजमेंट पार्टनर किसी और से कंसल्टेशन लेता है, तो वो वहां पे कंसिडर हो जाएगा। यहाँ पे अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग मैटर में आप यूज करते हो किसी भी इंडिविजुअल के वर्क को, किसी ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड के वर्क को, तो उस केस में अंदर हमारा एसए 620 लग जाता है, जब भी आप अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड में यूज करते हो। दिस एसे डज नॉट डील विद द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमने ऑलरेडी एसे 500 में कवर कर लिया। और इसके अलावा जहां पे एक्सपर्ट को यूज कर रहे हो आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड में, वो भी यहाँ पे एसे 620 के अंदर कवर नहीं होता। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आता है कौन कौन से टाइप ऑफ रिपोर्ट और ओपिनियन में आप ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज कर सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल दे दिया आपको कि वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज के वैल्यूएशन कर रहे हो, टैक्स फाइनेंशियल इश्यूज के रिगार्डिंग, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज के रिगार्डिंग, और एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व। ये सारे एग्जांपल दे दिए। इन केसेस में आप ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर हमें ऑडिटर एक्सपर्ट को चाहिए क्यों, हमें क्यों यूज करना है ऑडिटर एक्सपर्ट को? क्योंकि कोई कोई सर्टेन सिनेरियोज ऐसे आ जाते हैं कि भैया वहां पे लाइक रिलायंस है, रिलायंस में आपको क्या करना होता है, ऑयल एंड गैस रिजर्व का एस्टिमेशन करना पड़ता है। ये ऑडिटर के तो फील्ड में है नहीं, ये ऑडिटर इसको एस्टिमेट भी नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट ने तो एक्सपर्ट को यूज करा होगा, बट ऑडिटर क्या करेगा, कैसे कंफर्मेशन करेगा? तो उस केस में ऑडिटर क्या करता है, अपने ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज करता है। तो इन सारे केसेस में हमें यूज करना पड़ता है ऑडिटर एक्सपर्ट को। तो यहां पे बोला गया है टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और उसके एनवायरमेंट इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, वहां पे यूज करना पड़ सकता है। और या डिटरमाइनिंग द ओवरऑल रेस्पॉन्स, कि क्या क्या रेस्पॉन्स होगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, आपको यूज करना पड़ सकता है। या फिर आपको ऐसे 500 में जब आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इवैल्यूएट करना है, ऑब्टेन करना है, तो आप यूज कर सकते हो ऑडिटर एक्सपर्ट को। तो वो सारी चीजें बताइए, बेसिक है। जब मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करा है, ऐसे 500 क्या था, मैनेजमेंट अपने एक्सपर्ट को यूज करता था किसी सर्टेन सिनेरियोज में, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी फिगर से रिलेटेड। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज कर रहा है तो भैया ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे अपने ऑडिटर एक्सपर्ट को भी लेके आना पड़ेगा या मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से काम चल जाएगा। ऑडिटर को डिसीजन लेना पड़ेगा वेदर द यूज ऑफ ऑडिटर इन्फ्लुएंस बाय द सच फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि मैं अलग से ऑडिटर एक्सपर्ट को लेकर आऊं या मैनेजमेंट एक्सपर्ट ही चल जाएगा। नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी बाइस्ड आ गई, हम ऐसे 500 के अंदर देखते थे, तो भैया ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को लेके आओ, उससे इवैल्यूएट कराओ वो सारी चीजें, क्योंकि आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क पर रिलाई नहीं कर सकते। फिर आता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट एम्प्लॉय करा हुआ एंटिटी ने, तो भैया उसका इंडिपेंडेंस ही खत्म हो रहा है, तो भैया आप खुद के एक्सपर्ट को लेके आओगे, तो वो सारी चीज देखोगे, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज को चेक करोगे, और आपके अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट का एक्सरसाइज कर रहे हैं कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट,
तो भैया आप खुद के ऑडिटर एक्सपर्ट को लेके आओगे। ये सारे सर्टेन फैक्टर्स है जहां पे आपको, अगर मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करती है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ऑडिटर एक्सपर्ट को लेके आओगे या मैनेजमेंट एक्सपर्ट से काम चल जाएगा। तो वो सारी चीजें बेसिक है, अगर आप इस वे में सोच के देखोगे ना तो ये सारी चीजें आपको बेसिक लगेगी। यार उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखूंगा, अगर वो मैनेजमेंट नहीं एम्प्लॉय करा हुआ है उसके इंडिपेंडेंस चली जाएगी, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज देखूंगा, मैनेजमेंट एक्सरसाइज करी नहीं करी उसके ऊपर कंट्रोल, तो वो सारी चीजें देखूंगा। इन सारे केसेस में आपको अपने इवेल्युएट करना पड़ेगा ऑडिटर एक्सपर्ट को लेकर आना है नहीं लेकर आना। अब आता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जब भी आप ऑडिटर के एक्सपर्ट को यूज कर रहे हो फिर आपके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट पे भी तो इफेक्ट आएगा। तो कौन कौन से फैक्टर को आप कंसीडर करोगे कि आपके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट चेंज होने चाहिए? तो वो बोलता है नेचर ऑफ मैटर जो ऑडिटर एक्सपर्ट यूज कर रहा है, जो वर्क को आपने ऑडिटर एक्सपर्ट को दिया है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा आपके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट पे चेंज आएगा नहीं आएगा। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा। सिग्निफिकेंस एक्सपर्ट वर्क कितना है उस पर डिपेंड करेगा। आपकी नॉलेज कितनी है ऑडिटर एक्सपर्ट से रिलेटेड, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। और कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको एक्सपर्ट को आप लेके आ रहे हो। इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, उन सारी चीजों पे आप चेक करोगे। तो ये सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। अब आएगा एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट। आपको एक एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ। सर वो कौन कौन से केसेस में एग्रीमेंट करोगे? अगर वहां पे आपकी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो गई एंटिटी की, तो आप एग्रीमेंट कर लो भैया किसके साथ? ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ, कि भाई तू डिस्क्लोज नहीं करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। साथ साथ अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि अगर आप ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको एग्रीमेंट होना चाहिए, तो भैया वहां पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है, प्रीवियस आपने कभी वर्क ही नहीं करा, फर्स्ट टाइम उसके वर्क को यूज कर रहे हो, तो बढ़िया है भैया आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लो, वो बेटर रहेगा। और इसके अलावा कोई मैटर है ऑडिटर वर्क रिलेटेड टू हाईली कॉम्प्लेक्स, अगर कोई हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर से रिलेटेड है तो आप एग्रीमेंट कर लो। और रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मली एक्सपेक्टेड है, तो भैया आप उस केस में एग्रीमेंट कर लो। तो इन सारे केसेस में आप एग्रीमेंट करोगे ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ, वो बेटर रहेगा। फिर आता है इवेल्युएटिंग द एडुकेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क। जब भी आप ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को यूज करोगे तो आप इवेल्युएट करोगे उसके एडुकेसी ऑफ द वर्क। सेम हम ऐसे 500 सीरीज के अंदर जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज करते थे तो वहां पे भी हम इवेल्युएट करते थे उसकी एडुकेसी को। वही सारे पॉइंट आएंगे, रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। जब भी उसने कोई अजम्पशंस यूज करी है तो रिलीवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोस अजम्पशंस। जब भी उसने कोई सोर्स ऑफ कोई डेटा यूज करा है तो रिलीवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। तो ये सारी चीजों को आप इवेल्युएट करोगे, वही बेसिक चीज है। अब इसी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक भी चला गया ये कि व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इवेल्युएट द एडुकेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। आप कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? आप इंक्वायरी कर सकते हो भैया ऑडिटर एक्सपर्ट से, उसके वर्क को रिव्यू कर सकते हो, उससे डिस्कस कर सकते हो, मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इसको रीड कर लेना। अब क्या आता है इंपॉर्टेंट, अगर ऑडिटर ने डिटरमाइन करा भैया एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट का जो वर्क है वो मेरे लिए अभी भी एडुकेट नहीं है, मेरे पर्पस के लिए अभी भी एडुकेट नहीं है, आपने ये डिटरमाइन कर लिया, तो आप क्या करोगे? यार आप या तो ऑडिटर के एक्सपर्ट से बोलोगे कि भैया तेरा वर्क अभी भी मेरे लिए एडुकेट नहीं है और वर्क परफॉर्म करो। तो क्या करोगे? फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म, आप ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ ये एग्री कर लोगे। अगर ये नहीं कर सकते तो आप खुद जाके वर्क परफॉर्म करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर खुद जाके परफॉर्म करोगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही, आप फिर भी रिजोल्व नहीं कर पा रहे मैटर्स को, तो भैया मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दोगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है रेफरेंस टू द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क इन द ऑडिट रिपोर्ट, जो अब अभी थोड़ी देर पहले देख के आए थे ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। जब भी आप वर्क को यूज करते थे तो वहां पे आपको रेफरेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए यूजर ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर, तो वही चीज यहाँ पे बोलता है रेफरेंस टू द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क इन द ऑडिट रिपोर्ट। नॉर्मली आप रेफर नहीं कर सकते ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है तो आप उसके वर्क को रेफर कर लो। और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो और उसमें ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क का रिलेट है तो भैया आप उस केस में उसके वर्क को रेफर कर सकते हो। लॉ एंड रेगुलेशन के केस में या उसके वर्क से मॉडिफाइड ओपिनियन आ रहा है तो भैया उसके वर्क को आप रेफर कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक और रेफरेंस देना पड़ेगा कि भैया इट डज नॉट रिड्यूस द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। सेम हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते थे, सेम पॉइंट यहाँ पे है। और इन सच केस आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ऑडिटर एक्सपर्ट से। तो ये सारी चीजें वही है। और इसी के अंदर ये बात करता है अगर ऑडिटर एक्सपर्ट एंगेजमेंट टीम का ही मेंबर है तो उसका वर्किंग पेपर किसका पार्ट बनेगा? भैया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएगा। अगर वो एक्सटर्नल है तो भैया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वहां पे भैया ऑडिटर का कोई भी पार्ट नहीं बनेगा, ऑडिटर में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड नहीं होगा। बट सम सेम थिंग मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जब हमने 610 देखा था वहां पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन था और एक डायरेक्ट असिस्टेंस भी यूज करते थे। तो डायरेक्ट असिस्टेंस केस में बोला कि जो इंटरनल ऑडिटर जो भी वर्क परफॉर्म करेगा उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएगा। बट जब आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वर्क को यूज करते थे तो भैया उस केस में ऑडिटर के पास कोई भी एक्सेस नहीं होता वर्किंग पेपर ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन
उस केस में एक्सेस नहीं होगा। ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। तो ये पूरा हमारा एसए 600 सीरीज था। यहाँ पे हमने एसए 300 सीरीज को कंप्लीट करा, 400 को भी कंप्लीट करा और एसए 600 सीरीज को भी काफी अच्छे से कंप्लीट कर दिया। सो थैंक यू गाइस।